आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इससे पहले वाली क्लास में मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिया था और बोला था कि इस क्वेश्चन का आंसर जो भी दो लोग सबसे पहले देंगे और सबसे सही देंगे उनको मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में शाउट आउट दूंगी। तो उस क्वेश्चन को सही आंसर देने का शाउट आउट जाता है अमरीन एंड सीमा खान को, जिन्होंने उस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर किया और सबसे पहले आंसर किया। सो वेल डन बोथ ऑफ यू। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एजुकेशन अचीवर्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑन लॉजिकल रीजनिंग, यानी मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन लॉजिकल रीजनिंग। और आज के इन क्वेश्चंस के टॉपिक्स क्या होंगे, किन टॉपिक्स पर आज के हम ये क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं? स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, मूड एंड फिगर, फॉर्म्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। इन तीन टॉपिक्स पर लॉजिकल रीजनिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये तीनों। इन तीनों से रिलेटेड आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि लगातार पूछे गए हैं और करंटली जो आपके एग्जाम्स चल रहे हैं उसमें भी लगातार इससे ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग में आपके। ठीक है, तो इस टॉपिक को आपको, अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आई रिक्वेस्ट के पहले आप इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लीजिए। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगी। अगर आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ नहीं आते हैं तो आप उन वीडियोस को देखिए, अच्छे से समझिए कॉन्सेप्ट को एंड देन ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। फिर आपका एक भी क्वेश्चंस गलत नहीं होगा, आई एम श्योर, और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा इस तरह के क्वेश्चंस को देखकर। ठीक है, तो हम इस वीडियो को अच्छे से समझेंगे किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है और कैसे आंसर तक पहुंचा जाता है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से समझने वाले हैं आज। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे, अगर आपको मेरा समझाने का तरीका, मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक भी कर देना। और कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हो, मैं आंसर हर क्वेश्चन का आंसर करती हूँ। ओके, तो आज के इस टॉपिक्स को, इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के बारे में। कुछ चीज़ें जो क्वेश्चंस बनते हैं, अगर आपके ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, तो आपका स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आपको ये जो आपको सामने दिख रहा है, अगर इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है अच्छे से, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है हमारा स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, ये वाला जो डायग्राम है। ठीक है, इसमें आपको कुछ चीज़ों को समझना ज़रूरी है। जो हमारा AEIO, ये चार होते हैं मूड। AEIO चार मूड होते हैं हमारे। ठीक है, ए का मतलब होता है किसी भी स्टेटमेंट की शुरुआत अगर ऑल से हो रही है या एवरी से हो रही है। ई का मतलब होता है नो, यानी किसी स्टेटमेंट की शुरुआत अगर नो से हो रही है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है नो एस इज पी, तो नो वाले जो स्टेटमेंट होंगे वो होंगे ई टाइप। आई वाले जो स्टेटमेंट होंगे उनको हम कहते हैं सम। आई का मतलब होता है सम, यानी जहाँ पर भी कोई भी प्रपोजिशन सम से स्टार्ट हो रही है वो होगा हमारा आई टाइप। और ओ टाइप का क्या मतलब होता है, सम नॉट हमारा होता है ओ टाइप, यानी किसी भी स्टेटमेंट में अगर सम नॉट आ रहा है तो हम उसको कहेंगे ओ टाइप। ए मतलब ऑल या एवरी, ई मतलब नो, आई मतलब सम, ओ मतलब सम नॉट। ये हमने समझ लिया। अब एक चीज़ और होती है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में, जो ये ए और ओ होते हैं, ऑल वाले स्टेटमेंट और सम नॉट वाले स्टेटमेंट, ये आपस में एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी जिसको हम बोलते हैं। अगर ए सही है तो ओ 100% रॉन्ग होगा, ए ट्रू है तो ओ 100% फॉल्स होगा। ऐसे ही ई और आई का जो कनेक्शन होता है वो भी कॉन्ट्राडिक्टरी का होता है, यानी नो एस इज पी अगर ट्रू है तो सम एस इज पी हमेशा फॉल्स होगा। एक दूसरे के विरोधी होते हैं ये, अपोजिट कहते हैं ना, विपरीत, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब विरोधी, एक दूसरे के विपरीत। ए ओ के विपरीत होगा और ई आई के विपरीत होगा, ये हो गया कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है, हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी ऑलवेज अपोजिट टू ईच अदर। पहला हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं कॉन्ट्रेरी क्या होता है। कॉन्ट्रेरी होते हैं ए एंड ई। ए एंड ई आपस में क्या होते हैं, ए एंड ई, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, कॉन्ट्रेरी। यानी ये दोनों, अगर ए फॉल्स है तो ई ट्रू होगा और ई ट्रू है तो ए फॉल्स होगा। ये भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, लेकिन इनमें एक कंडीशन होती है। ये भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कॉन्ट्रेरी होते हैं, बट इनमें एक कंडीशन होती है कि ये दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकते, कभी भी फॉल्स हो सकते हैं। अब ये ट्रू नहीं हो सकते और फॉल्स हो सकते हैं, ऐसा क्यों होता है? वो चीज़ मैंने डिटेल में आपको स्क्वायर ऑफ अपोजिशन वाली क्लास में समझाई है। अगर आपको वो समझना है कि क्यों ऐसा होता है तो आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर से चेक कर लेना। ठीक है, तो हमने क्या समझना है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट तो होते हैं ए एंड ई, बट ये दोनों साथ में कभी भी ट्रू नहीं हो सकते,
फॉल्स हो सकते हैं। इतना समझ आया। कॉन्ट्रेरी, जो कॉन्ट्रेरी होते हैं हमारे, वो होते तो अपोजिट है एक दूसरे के। अगर आपसे कहा जाए कि ऑल एस इज पी अगर ट्रू है तो ई क्या होगा, तो ई हमेशा फॉल्स होगा, ठीक है। नो एस एस पी क्या होगा, फॉल्स। बट अगर इस तरह से आ जाए कि दोनों जो है कौन से ऐसे प्रीपोजिशन हैं जो साथ में कभी भी ट्रू नहीं हो सकते, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑल वाला और नो वाला। ये दोनों एक दूसरे के साथ अपोजिट तो होते ही हैं, बट ये साथ में कभी ट्रू नहीं हो सकते, फॉल्स हो सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं सब कॉन्ट्रेरी। सब कॉन्ट्रेरी का क्या मतलब होता है, सब कॉन्ट्रेरी होते हैं हमारे ये आई एंड ओ, यानी सम वाले स्टेटमेंट और सम नोट वाले स्टेटमेंट जो होते हैं वो होते हैं सब कॉन्ट्रेरी। अब सब कॉन्ट्रेरी में भी ये होता है कि ये एक दूसरे के अपोजिट तो होते हैं। आई अगर फॉल्स है तो ओ क्या होगा, ट्रू। ओ अगर फॉल्स है तो आई क्या होगा, ट्रू। एक दूसरे के अपोजिट तो होते हैं, बट ये साथ में ट्रू हो सकते हैं। जैसे ए और ई साथ में कभी भी ट्रू नहीं हो सकते, फॉल्स हो सकते हैं। इसमें उल्टा कर दीजिए आप, ये दोनों साथ में ट्रू तो हो सकते हैं आई और ओ, बट कभी भी फॉल्स नहीं हो सकते। जो कॉन्ट्रेरी है उसका उल्टा कर दीजिए आप सब कॉन्ट्रेरी में, अगर आपको ट्रू और फॉल्स समझना है तो, ठीक है। ये होता है। अब ये चीज हम क्यों समझ रहे हैं ये आपको आगे पता चलेगी, क्योंकि इसी से क्वेश्चंस पूछते हैं। अब है हमारा सबएल्टर्न। ये आपको समझ आया कि ए और ई का रिलेशन होता है कॉन्ट्रेरी का, आई एंड ओ का रिलेशन होता है सब कॉन्ट्रेरी का। ए और ई आपस में कभी भी ट्रू नहीं हो सकते लेकिन फॉल्स हो सकते हैं। आई और ओ कभी भी साथ में फॉल्स नहीं हो सकते लेकिन ट्रू हो सकते हैं, ठीक है। तीनों चीजें हमने समझ ली, कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्रेरी एंड सब कॉन्ट्रेरीज। अब हम देखते हैं सबएल्टर्न क्या होता है। सबएल्टर्न का क्या मतलब होता है, सबएल्टर्न होते हैं ये ए एंड आई और ए का जो कनेक्शन होता है वो सबएल्टर्न का होता है, और एक ई एंड ओ, इन दोनों का जो कनेक्शन होता है आपस में वो होता है सबएल्टर्न का। बात ये है, इसमें आपको इतना याद रखना है कि ट्रूथ डाउनवर्ड बट फॉल्स अपवर्ड, यानी कि अगर ए हमारा ट्रू है तो नीचे जाने पर ये सम भी हमारा ट्रू होगा, या ई अगर हमारा ट्रू स्टेटमेंट है तो नीचे जाने पर ओ वाला जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। ये नीचे जाने पर होते हैं ट्रू। अब दूसरा क्या है, फॉल्स अपवर्ड। अगर नीचे वाला सम एस इज पी ये फॉल्स है तो ऊपर वाला जो होगा ए यानी ऑल एस इज पी ये क्या होगा, फॉल्स होगा। ऐसे ही अगर सम एस इज नॉट पी, अगर ये क्या है, फॉल्स है, तो ऊपर वाला भी क्या होगा, ऊपर वाला भी फॉल्स होगा। तो इतना आपको याद रखना है सबएल्टर्न में ट्रूथ डाउनवर्ड और फॉल्स अपवर्ड ये क्यों होते हैं, ये सब मैंने आपको समझा दिया है अच्छे से डिटेल में। आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं इसलिए इतना डिटेल में नहीं देखेंगे, आप उस वीडियो को देख लेना, आपको सब समझ आ जाएगा। आज हम सिर्फ क्वेश्चंस सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझ रहे हैं। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेचर ऑफ ए लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी जो एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट होता है वो क्या हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है जस्टिफाइड या अनजस्टिफाइड कहते हैं हम उसको। सेकंड ऑप्शन इज उसको ट्रू और फॉल्स कहते हैं। थर्ड ऑप्शन इज उसको वैलिड और इनवैलिड कहते हैं, या फिर फोर्थ ऑप्शन इज वेरीफिएबल और नॉट वेरीफिएबल कहते हैं। तो मैं आपको समझा चुकी हूँ, आर्ग्यूमेंट का भी मैंने लेक्चर लिया है, उसको भी आप देख लेना। आर्ग्यूमेंट में हमने समझा था कि आर्ग्यूमेंट हमेशा या तो होता है ट्रू, नहीं सॉरी, या तो होता है वैलिड या फिर होता है इनवैलिड। आर्ग्यूमेंट हमेशा या तो होगा वैलिड या होगा इनवैलिड। ट्रू और फॉल्स जो होते हैं ना हमारे, जो हमें प्रीपोजिशन दी हुई होती हैं, तो प्रीपोजिशन हमारी ट्रू और फॉल्स हो सकती हैं। प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, कोई स्टेटमेंट, जैसे दिया हुआ है ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, या फिर ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल ए आर बी। इस तरह के जो प्रीपोजिशंस या स्टेटमेंट होते हैं उनको इंडिविजुअली हम ट्रू और फॉल्स मान सकते हैं। बट जो एक आर्ग्यूमेंट होता है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, दो प्रीपोजिशन और एक कंक्लूजन उनका, ठीक है, दो या दो से ज्यादा प्रीपोजिशन और एक कंक्लूजन, ये मिलकर बनाते हैं एक आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट हमेशा या तो वैलिड होगा या फिर इनवैलिड होगा, ये कई बार आ चुका है क्वेश्चंस। और जो ट्रू और फॉल्स होते हैं वो हमारे प्रीपोजिशन होते हैं, यानी कि हमारे सिंगल स्टेटमेंट हो सकते हैं ट्रू और फॉल्स। बट आर्ग्यूमेंट क्या होता है, या तो वैलिड होगा या इनवैलिड। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 वैलिड और इनवैलिड। Next question is which of the following statements are so related that they cannot both be true although both may be false। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन से दो स्टेटमेंट हैं
जो साथ में ट्रू नहीं हो सकते बट साथ में फॉल्स हो सकते हैं। और इसीलिए मैंने आपको शुरू में समझाया था स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में वो सारी चीज़ें, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके। ओके, तो आपने अगर मेरी बातों को अच्छे से समझा है तो आपको पता होगा कि कौन साथ में ट्रू नहीं हो सकते, ए और ई। एग्जाम्स में आपको इस तरह के क्वेश्चंस अगर दिख जाएं तो सबसे पहले आपको वही वाला चार्ट बना लेना है अपना, ए, ई, आई एंड ओ। हमको पता है जो हमारा ए ई होता है ये आपस में होते हैं कॉन्ट्रेरी, और ये दोनों आपस में कभी भी ट्रू नहीं हो सकते। ए और ई आपस में कभी भी ट्रू नहीं हो सकते, फॉल्स हो सकते हैं। ए का मतलब होता है ऑल, ई का मतलब होता है नो। अब हम यहाँ पर देख लेंगे हमारे कौन से स्टेटमेंट हैं। ऑल वाला स्टेटमेंट तो हमें मिल गया ये वाला, और नो वाला स्टेटमेंट ये रहा। क्या ए और बी ऑप्शन है? यस, ये है। सी ऑप्शन में दिया हुआ है ए एंड बी ओनली, इसलिए हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड बी ओनली, क्योंकि ए में दिया हुआ है ऑल और बी वाले में दिया हुआ है नो, और हमको मालूम है ऑल और नो वाला जो केस होता है वो साथ में कभी भी ट्रू नहीं हो सकते लेकिन फॉल्स हो सकते हैं स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के डायग्राम के अकॉर्डिंग, इसलिए इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द स्टेटमेंट नो प्लांट्स आर मर्डर्स। अब क्या है इसमें ये पूछा है, इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जा रहे हैं, स्पेशली जो अब एग्जाम्स आपके चल रहे हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ज़्यादातर, कि लॉजिकली इक्विवेलेंट आपको बताना है नो प्लांट्स आर मर्डर्स का लॉजिकली इक्विवेलेंट, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो नो प्लांट्स आर मर्डर्स की तरह है, नो प्लांट्स आर मर्डर्स की तरह सेम है, सेम बात कर रहा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? इस तरह की चीज़ों को हम वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करते हैं। वेन डायग्राम हम कैसे बनाते हैं, देखो ठीक से समझना। नो प्लांट्स आर मर्डर्स, इसमें प्लांट्स और मर्डर्स का कोई भी कनेक्शन नहीं बताया है, ये बताया है कि प्लांट्स और मर्डर्स का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है, नो प्लांट्स आर मर्डर्स। तो इसका हम वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं? ये हो गया हमारा प्लांट्स, ठीक है, ये हो गया हमारा मर्डरर्स, एम फॉर मर्डरर्स, पी फॉर प्लांट्स। इन दोनों का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है, यानी नो प्लांट्स आर मर्डर्स। ये हो गया हमारा वेन डायग्राम। अब हम इन चारों ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट है जो इसी की तरह बात कह रहा है। फर्स्ट ऑप्शन इज नो प्लांट्स आर नॉन मर्डरर्स। हमने क्या पढ़ा ऊपर कि कोई भी प्लांट मर्डरर नहीं है, और यहाँ पर इन्होंने कह दिया नो प्लांट्स आर नॉन मर्डरर्स, इन्होंने बात ही चेंज कर दी। नॉन मर्डरर्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पर मर्डरर्स की बात हो रही है, कोई भी प्लांट मर्डरर नहीं है, इसलिए फर्स्ट तो कट जाएगा बिल्कुल। दूसरा है नो मर्डरर्स आर प्लांट्स। आपको पता है अगर कोई भी प्लांट मर्डरर नहीं है तो उसका मतलब ये भी तो है कि कोई भी मर्डरर प्लांट नहीं है। मतलब अगर पी का एम के साथ कोई रिलेशन नहीं है, इट मीन्स एम का भी पी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, होगा ना ऐसा। इसीलिए जो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सेम इस स्टेटमेंट की तरह बात कह रहा है। ऊपर कहा गया था नो प्लांट्स आर मर्डरर्स, और सेकंड ऑप्शन में भी यही बात कही गई है दैट नो मर्डरर्स आर प्लांट्स। कोई भी प्लांट मर्डरर नहीं है या फिर कोई भी मर्डरर प्लांट नहीं है, एक ही बात है, क्योंकि हमने वेन डायग्राम से देखा। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नीचे के ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, नो मर्डरर्स आर प्लांट्स। इस तरह के क्वेश्चंस को अगर हम वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करते हैं तो सही होने के चांसेस 80% बढ़ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statements is logically equivalent to the statement some plants are carnivorous organism? इसमें बात कही गई है that some plants are carnivorous organism। जो हमारा स्टेटमेंट है इसका लॉजिकली इक्विवेलेंट क्या होगा, यानी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट है जो सेम इसी की तरह बात कर रहा है, लॉजिकली इक्विवेलेंट है। इसके लिए भी हमें क्या करना है? सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। यहाँ पर बात कही गई है सम प्लांट्स आर कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म की, यहाँ पर ये पर्टिकुलर बात की जा रही है। अगर ऑल या नो होता तो हम मान लेते कि यूनिवर्सल बात हो रही है, बट यहाँ सम आया है तो पर्टिकुलर बात हो रही है। तो सबसे पहले तो जो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट देकर और ऑप्शन में जो है यूनिवर्सल ऑप्शन दे दिए हैं उसको हम काट देंगे। नो वाला जो है ये भी क्या है? यूनिवर्सल। नो वाला जो है ये भी है क्या है? यूनिवर्सल। तो हमें पर्टिकुलर से यूनिवर्सल कंक्लूजन हम नहीं निकाल सकते, इसलिए हम सबसे पहले तो इन दो को वैसे ही काट देंगे। अब हमारे पास बचे दो सम वाले। अब इन दोनों में देखते हैं कि कौन सा सही होगा। नॉन वाले जो होते हैं ना, ये नॉन कार्निवोरस और नॉन मैमल इस तरह के जो होते हैं ये बहुत कंफ्यूज करते हैं।
इसको हम समझते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सम प्लांट्स आर कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म, इसके लिए हम वेन डायग्राम बनाते हैं। पहले इन्होंने बोला है कि जो कुछ प्लांट्स हैं वो कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म हैं, CO यानी कि कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म। कुछ जो प्लांट्स हैं, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये बता रहा है कि हमारे कुछ जो प्लांट्स हैं वो कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म है, ये वाले। बट ये वाला और ये वाला जो हिस्सा बचा है ना, ये नहीं है। ये वाले कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म प्लांट्स नहीं है, और इधर वाला जो ये बचा हुआ हिस्सा है वो वाले प्लांट्स कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म नहीं है। बस ये बीच का जो रेड एरिया है ये बता रहा है कि सम प्लांट्स आर कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म। अब पहले वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है सम प्लांट्स आर नॉन कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म, ऊपर क्या है सम प्लांट्स आर कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म, नीचे क्या बोल दिया नॉन कार्निवोरस। तो ये तो गलत बात बोल दी, क्योंकि ऊपर हमें बताया है कि कुछ प्लांट्स कार्निवोरस होते हैं और नीचे हमें बता दिया कि कुछ प्लांट्स नॉन कार्निवोरस होते हैं। अपोजिट बता दिया, विरोधी बता दिया। जैसे गुड होता ऊपर तो उसका बैड बता दिया, यानी कि हाँ अपोजिट बात कर दी इन्होंने, नॉन कार्निवोरस बता दिया जबकि हमने देखा था कार्निवोरस। तो इसलिए ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है ये भी गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन बचता है हमारे पास। अब फोर्थ ऑप्शन सही कैसे है ये देखते हैं। सम प्लांट्स आर नॉट नॉन कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म। कैसे? कुछ प्लांट्स नहीं है नॉन कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म। ये बिल्कुल सही बात कह रहा है। कैसे कह रहा है? देखो कुछ प्लांट्स जो है ना वो नहीं हैं, जो ये कुछ प्लांट्स हैं वो नहीं हैं नॉन कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये है ना सम प्लांट्स आर कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म हमें यहाँ पर बता दिया। तो जब कुछ प्लांट्स कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म हैं तो कुछ प्लांट्स क्या हो जाएंगे नॉन कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है कुछ प्लांट्स की बात, या इस जो कलरफुल पार्ट है इसने हमें बता दिया कि कुछ प्लांट्स कार्निवोरस हैं। तो इसका साफ साफ मतलब पता चल रहा है कि जब कुछ कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म हैं तो यानी कि कुछ नहीं होंगे नॉन कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म। एक तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है ये, इसलिए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। दूसरा इसका तरीका होता है ऑब्वर्जन और कन्वर्जन का, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ऑब्वर्जन और कन्वर्जन से रिलेटेड मैं इससे पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ, ठीक है, इसलिए आप उसको देख लेना। फिर आप इन दोनों मेथड को वेन डायग्राम के थ्रू भी और ऑब्वर्जन और कन्वर्जन वाला जो मेथड है उसको लगाकर भी इस तरह के क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, गलत नहीं होगा। उस वीडियो को आप ज़रूर से देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ें उसमें समझाई हैं, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो उसमें मैंने क्या समझाया था आपको कि जब हम कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले तो थोड़ा सा बता देती हूँ मैं अभी आपको, बाकी आप उस वीडियो को जाकर देख लेना कि ये जो हमारा स्टेटमेंट है ना सम प्लांट्स आर कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म, ये हमारा कैसा स्टेटमेंट है? ये हमारा स्टेटमेंट है पॉजिटिव। आप सबको दिख रहा है, इसमें नॉट नहीं आया है, तो ये स्टेटमेंट है हमारा पॉजिटिव। तो जब हम लॉजिकली इक्विवेलेंट उसका ढूंढते हैं, यानी कन्वर्जन कर दिया गया है नॉन में, तो हम क्या करते हैं जब हम कन्वर्जन या ऑब्वर्जन करते हैं लॉजिकली इक्विवेलेंट देखने के लिए, तो सबसे पहले तो इस पॉजिटिव स्टेटमेंट को हम निगेटिव कर देते हैं। सम वाला केस है यहाँ पर, तो हम सम नॉट वाला केस बना देंगे। देखो यहाँ पर क्या किया है इन्होंने, सम नॉट वाला केस बना दिया है। इन तीनों में से किसी भी ऑप्शन में ये नहीं किया गया है, ठीक है। इसीलिए ऑब्वर्जन और कन्वर्जन वाला अभी आपको मेथड पता होना चाहिए। तो पहले तो हमने इसको सम वाले को सम नॉट बना दिया, निगेटिव बना दिया। दूसरा क्या होता है कि जो हमारा प्रेडिकेट है, इसमें प्रेडिकेट क्या है, ये तो प्लांट्स तो है सब्जेक्ट और कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म है हमारा प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट को क्या कर देते हैं हम, उसका कॉम्प्लीमेंट बना देते हैं, यानी जैसे ये कार्निवोरस लिखा हुआ है तो उसको हम नॉन कार्निवोरस कर देंगे, और वही यहाँ पर किया गया है। देखो कार्निवोरस था तो उसको नॉन कार्निवोरस कर दिया। अगर यहाँ ऑनेस्ट होता तो नॉन ऑनेस्ट कर देते, यहाँ गुड होता तो नॉन गुड कर देते या फिर बैड कर देते, ठीक है, उस तरीके से। यानी कार्निवोरस का उल्टा कर देना है और उसके साथ साथ जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है उसको निगेटिव कर देना है। तो आप ऑब्वर्जन और कन्वर्जन के तरीके से भी इसके सही आंसर तक पहुंच सकते हो, ये दोनों ही तरीके हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, सम प्लांट्स आर नॉट नॉन कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म। मैं आपको सारी चीज़ें इसलिए समझा रही हूँ डिटेल में, वैसे तो मैं जल्दी से क्वेश्चन करवा देती, बट मैं चाहती हूँ कि जो लोग जल्दी से नहीं समझ पाते हैं चीज़ों को, हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं सबके अंदर, कुछ लोग जल्दी से चीज़ों को समझ लेते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा देर से चीज़ों को समझते हैं। तो आप लोगों को ये भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो रिवाइज भी हो रही हैं और साथ में क्वेश्चंस भी सॉल्व हो रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन ज़्यादा कर रही हूँ क्योंकि आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, ठीक है, तो ये ज़रूरी है। क्वेश्चन है अगला, इन द फिगर ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ ए प्रीपोजिशन डिटरमाइन। यानी कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में जो क्वांटिटी और क्वालिटी है किसी भी प्रीपोजिशन की, वो किसके द्वारा क्या होती है, डिफाइन की जाती है, किसके द्वारा शो होती है, वैलिडिटी के द्वारा,
मूड के द्वारा, फिगर ऑफ द सिलोजिज्म के द्वारा, या फिर फैलेसी ऑफ द सिलोजिज्म के द्वारा। तो कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में जो प्रिपोजिशन है उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी हमें क्या बताता है, मूड या फिगर या फैलेसी या वैलिडिटी। हम सबको पता है, मैं आपको समझा भी चुकी हूँ। अगर आपने अच्छे से समझा है ना इन टॉपिक्स को, तो आपका ये क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। बट जिन लोगों को समझ नहीं आता है, मैं उनको बता देती हूँ कि हमने मूड देखे थे ए, ई, आई एंड ओ, ये हमारे 4 मूड थे। हमने इसी में क्वांटिटी और क्वालिटी देखा था। क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी होती है पर्टिकुलर और यूनिवर्सल। जो ऑल और नो वाला जो केस होता है वो होता है यूनिवर्सल, यानी ये ए मतलब ऑल, ई मतलब नो, ये दोनों होते हैं हमारे यूनिवर्सल, ठीक है। और सम वाला और सम नोट वाला जो केस होता है वो होता है पर्टिकुलर, ठीक है, ये होते हैं पर्टिकुलर। ये तो हमें बताते हैं क्वांटिटी, यानी कि सबकी बात की जा रही है या कुछ की बात की जा रही है, ये क्वांटिटी बता रहे हैं। क्वालिटी क्या होता है कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसकी क्वालिटी पॉजिटिव होगी, और अगर कोई स्टेटमेंट निगेटिव है तो उसकी क्वालिटी निगेटिव होगी। जैसे कि ए वाला केस है ऑल एस आर पी, अगर ए वाले केस में हम देखें लिखा हुआ है ऑल एस आर पी, तो वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो उसकी क्वालिटी होगी पॉजिटिव। ऐसे ही ई जो होता है उसका मतलब होता है नो, तो इसकी क्वालिटी क्या है, निगेटिव। ऐसे ही आई जो होता है वो पॉजिटिव होता है, जैसे सम एस आर पी, तो वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो इसकी क्वालिटी हो जाएगी पॉजिटिव, ठीक है। और सम नोट वाले की हो जाएगी निगेटिव। तो हमें क्या पता चला, ए और आई जो होते हैं ये दोनों क्या होते हैं हमारे पी, पॉजिटिव, इनकी क्वालिटी क्या होती है पॉजिटिव। और ई और ओ जो होते हैं इनकी क्वालिटी होती है निगेटिव, तो ये क्या होते हैं हमारे निगेटिव, ठीक है। ये क्या होते हैं पॉजिटिव और ये होते हैं निगेटिव। तो हमें मूड बता रहा है, हमें मूड ही बता देता है कि क्वालिटी और क्वांटिटी किसी भी प्रीपोजिशन की क्या होती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, मूड ऑफ द सिलोजिज्म, ठीक है। अब नहीं भूलोगे आप कभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following prepositions is obverse of and logically equivalent to some men are honest। अब देखो obverse वाला आ गया ये फिर से, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ obversion और conversion से लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये जो मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं ना, ये 2019 से और 2022 तक के क्वेश्चंस हैं जो एज इट इज पूछे गए हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को मिस नहीं कर सकते। हो सकता है 3 से 4 क्वेश्चंस इन्हीं से आ जाएं आपके एग्जाम्स में, और 6 से 8 नंबर आपके इसी क्लास से बन जाएं, ठीक है। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि जो प्रीपोजिशन है सम मैन आर ऑनेस्ट, इसका ऑब्वर्स क्या होगा, इसका ऑब्वर्स क्या होगा। तो ऑब्वर्जन में हमने समझा था, ऑब्वर्जन में हम 2 काम करते हैं। एक तो हम ये करते हैं कि जो हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है, अगर ये स्टेटमेंट पॉजिटिव दिया हुआ है तो सबसे पहले तो हम इसको निगेटिव कर देंगे। सम वाला केस है यहाँ, तो हम उसको सम नोट बना देंगे। सम नोट कहाँ कहाँ आ रहा है इसमें, देखो एक तो ये आ रहा है सम नॉट, एक यहाँ आ रहा है सम और नॉट, तो ये वाला तो कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। अब बचे हमारे पास 2, एक ये वाला बी और एक ये डी। इन दोनों में अब सही आंसर क्या होगा ये देखते हैं हम। हमने सबसे पहले तो जो प्रीपोजिशन दी हुई थी पॉजिटिव उसको हमने नेगेटिव बना दिया, सम नॉट कर दिया। दूसरी क्या कंडीशन होती है कि जो हमारा प्रेडिकेट है, इसमें प्रेडिकेट है ऑनेस्ट, सब्जेक्ट है हमारा मैन, तो जो हमारा ये प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट को हम कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। जैसे ऑनेस्ट है तो उसको हम या तो नॉन ऑनेस्ट या डिसऑनेस्ट कर देंगे। ऑनेस्ट ईमानदार, डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान। गुड होता तो हम उसको बैड कर देते या नॉन गुड कर देते, यानी जो प्रेडिकेट दिया हुआ है उसका हम अपोजिट कर देते हैं। ऑनेस्ट का अपोजिट क्या होगा या कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, डिसऑनेस्ट। तो अब देखते हैं हम कि कहाँ पर डिसऑनेस्ट का यूज़ किया गया है। यहाँ पर देखो सम का सम नोट कर दिया, सम का सम नोट कर दिया, और साथ में जो ये हमारा प्रेडिकेट था इसको कॉम्प्लीमेंट भी कर दिया, इसका अपोजिट भी लिख दिया डिसऑनेस्ट। इसलिए हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये कट जाएगा क्योंकि इसमें तो बात अलग ही कही गई है। तो आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस ओवर्जन और कन्वर्जन अगर आपको आता है तो बस यही देखिए कि क्या स्टेटमेंट की क्वालिटी चेंज की गई है। पॉजिटिव है तो उसको निगेटिव बना दीजिए, निगेटिव है तो पॉजिटिव बना दीजिए। दूसरा, जो भी प्रेडिकेट है उसका अपोजिट देख लीजिए, अपोजिट कहाँ पर लिखा हुआ है, उसी से हमारा ओवर्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओवर्जन हो जाएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, सम मैन आर नॉट डिसऑनेस्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड्स द फिगर ऑफ ए कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन। अब जो फिगर होता है किसी भी प्रीपोजिशन का वो किसके द्वारा डिसाइड होता है, ये भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। फर्स्ट ऑप्शन इज मेजर टर्म, सेकेंड ऑप्शन इज माइनर टर्म, थर्ड ऑप्शन इज मिडिल टर्म एंड फोर्थ ऑप्शन इज कॉप्यूला। मिडिल टर्म, मेजर टर्म और कॉप्यूला, माइनर टर्म, ये सारी चीज़ें मैं आपको कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन में समझा चुकी हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है। और स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में भी हमने इन चीज़ों को समझा था, मूड एंड फिगर में भी। ये तीनों ही टॉपिक एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं,
इसलिए आपको इन तीनों ही टॉपिक्स को अच्छे से समझना है। तो इसमें इन्होंने पूछा है कि फिगर कौन बताता है। फिगर आगे के क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करवाऊंगी कि फिगर का कैसे पता लगाते हैं। जो हमारा फिगर होता है, फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर, थर्ड फिगर, फोर्थ फिगर, 4 फिगर होते हैं, जिसको हमने समझा था मोड एंड फिगर वाले में कि कॉलर के टाइप से। कॉलर हमने एक कॉलर जो है हमारी ट्रिक थी कि कॉलर की तरह बना लीजिए, और जो इस तरह से अगर मिडिल टर्म की पोजीशन होगी वो होगी 1, फिगर 1, और इस तरह से अगर पोजीशन होगी मिडिल टर्म की वो होगी 2। अगर इस तरह से मिडिल टर्म की पोजीशन स्टार्टिंग में है तो 3, और अगर इस तरह से मिडिल टर्म दिया हुआ है तो वो होगा 4। तो हमें क्या बता रहा है, फिगर कौन बता रहा है हमें, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म हमें बताता है किसी भी प्रीपोजिशन का फिगर क्या होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 मिडिल टर्म। यह आपको आगे समझ में आएगा फिगर कैसे बनाते हैं, या फिर मोड एंड फिगर आपने पढ़ा है तो ये आपको देखते ही समझ में आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर सो रिलेटेड दैट दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू ऑल्दो दे बोथ मे बी फॉल्स। 2 स्टेटमेंट इन चारों में से कौन से हैं जो साथ में ट्रू नहीं हो सकते लेकिन फॉल्स हो सकते हैं। ये चीज़ अभी हमने पीछे समझी है। ए ई आई ओ वाला समझा बना लीजिए पहले आप, ए ई आई एंड ओ, ठीक है। अब इसमें आपको पता है कि जो ए और ई होते हैं ये साथ में कभी भी ट्रू नहीं हो सकते, फॉल्स हो सकते हैं, हमें पता है। तो ए मतलब ऑल और ई मतलब नो। यहाँ पर देख लीजिए ऑल और नो वाला केस कहाँ पर है, ऑल वाला ये रहा, नो वाला ये रहा, नीचे का कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें रूल पता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 ए एंड बी ओनली। ओके, अगला हम देखते हैं, इफ द स्टेटमेंट ऑल प्लांट्स आर ग्रीन ऑर्गेनिज्म इज गिवन एज फॉल्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कुड बी इमीडिएटली इन्फर्ड टू बी ट्रू। ये भी उसी तरीके का है, बट इसमें क्या किया है, जो ऑल वाला ऑल प्लांट्स आर ग्रीन ऑर्गेनिज्म उसको हमें बताया गया है फॉल्स। तो कौन सा जो होगा वो ट्रू होगा। इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, वही स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का पहले आप डायग्राम बनाइए, ए ई आई एंड ओ, और हमें मालूम है किस तरह से अपोजिट होते हैं। एक तो ए हमेशा ओ के अपोजिट होगा और ई हमेशा आई के अपोजिट होगा। यहाँ पे दिया क्या गया है, ऑल, ऑल वाला केस दिया गया है ये वाला, इसकी बात हो रही है और इसको बताया गया है फॉल्स। अगर ये फॉल्स है तो ट्रू कौन सा होगा, तो हमें पता होना चाहिए ए के अपोजिट कौन कौन होता है। ए के अपोजिट एक तो होता है ई, और ए के अपोजिट एक होता है ओ। ई मतलब नो वाला स्टेटमेंट, और ओ का क्या मतलब होता है, सम नोट वाला स्टेटमेंट। तो हम यहाँ देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है नो वाला स्टेटमेंट। नो वाला स्टेटमेंट तो ये है, नो वाला ये मिल गया हमें। और ओ कौन सा होता है, सम नोट। सम नोट कहीं पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए एंड डी। क्या ऑप्शन में ए एंड डी है, जी बिल्कुल है। सी ऑप्शन में है ए एंड डी ओनली, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ए एंड डी ओनली। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा जिस तरह से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट दिस सेंटेंस सम मैन आर नॉट मैरिड। हमें क्या बताया गया है, सम मैन आर नॉट मैरिड एक स्टेटमेंट है, तो इससे रिलेटेड इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है हमें, द सब्जेक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। सेकेंड ऑप्शन इज द प्रेडिकेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। थर्ड ऑप्शन है बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड फोर्थ ऑप्शन है नाइदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। अब डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या मतलब होता है, ये भी मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा चुकी हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट होता है हमारे किसी भी प्रीपोजिशन के जो शुरू में आता है, ये तो सम तो हमारा मूड है, ठीक है। उसके बाद जो ये हमारा मैन है जो शुरू में आ रहा है, ये होता है हमारा सब्जेक्ट, और जो ये मैरिड है ये होता है हमारा प्रेडिकेट। और डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या मतलब है, किसी भी सब्जेक्ट या प्रेडिकेट से पहले अगर ऑल या फिर नो या फिर नॉट अगर लिखा हुआ है किसी भी सब्जेक्ट या प्रेडिकेट से पहले, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ किस से पहले लगा हुआ है आपको पता चल गया होगा, प्रेडिकेट से पहले नोट लगा हुआ है, इसलिए हमारा प्रेडिकेट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड। कहाँ पर लिखा हुआ है, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है, द प्रेडिकेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकेंड, द प्रेडिकेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इफ द स्टेटमेंट सम गोल्फ प्लेयर्स आर नॉट रिच पर्सन्स इज गिवन एज फॉल्स। जो सम नोट वाला केस है अब वो हमें फॉल्स बताया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी इन्फर्ड टू बी ट्रू। तो ट्रू कौन सा होगा इन चारों में से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए पहले हम बना लेते हैं अपना स्क्वायर ऑफ अपोजिशन वाला चार्ट।
AEIO, जैसे हम बचपन में वो भी याद करते थे ना AEIOU, तो वही उसी तरीके से आप समझ लीजिए इसको AEIO, जैसे 5 वोवेल होते थे ना उस तरीके से, बस ओ नहीं है यहाँ पर, AEIO 4 हैं। तो इसमें हमें दिया गया है सम नोट वाला केस। सम नोट कौन सा होता है हमारा, ये ओ वाला दिया गया है, और इसको क्या बताया गया है हमें, फॉल्स। क्या बताया गया है, इसको हमें फॉल्स बताया गया है। अब ये पूछा है ट्रू कौन सा होगा, तो एक तो ओ के अपोजिट होता है ये, तो एक तो होगा ए वाला ट्रू, तो ए कहाँ पर है, ये रहा ऑल, ठीक है, ए ऑल होता है ना, तो ए वाला तो हो गया ट्रू। दूसरा अगर ये फॉल्स दिया है तो ट्रू कौन सा होगा, ये आई वाला, आई का मतलब सम, जो सम वाला केस होगा वो भी होगा, क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि ओ के अपोजिट होता है आई भी और ए भी। तो एक तो सम है ये और एक है सम ये, क्योंकि यहाँ पर भी सम गोल्फ प्लेयर्स आर रिच पर्सन है, यहाँ पर भी सम रिच पर्सन आर गोल्फ प्लेयर्स, दोनों सम वाला केस है। तो कहीं पर लिखा हुआ है ABD, ये लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में ABD ओनली, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 A, B एंड D ओनली इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ ए कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन डिसाइड। ये मैंने आपको अभी बताया था कि क्वांटिटी और क्वालिटी किसी भी कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन की कौन डिसाइड करता है, वैलिडिटी, इनवैलिडिटी, फिगर या फिर मूड। मैंने आपको 4 मूड बताए थे AEIO, और उनका ये भी बताया था यूनिवर्सल, पर्टिकुलर, पॉजिटिव, निगेटिव, ये 4 चीज़ें डिसाइड करती हैं क्वालिटी और क्वांटिटी, जैसा मैंने अभी पीछे समझाया था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 मूड। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीपोजिशंस आर सो रिलेटेड दैट दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू ऑल्दो दे मे बोथ बी फॉल्स। यानी कि इन चारों में से कौन सी ऐसी प्रीपोजिशन है जो साथ में ट्रू नहीं हो सकती लेकिन फॉल्स हो सकती हैं। वही काम कीजिए, A, E, I एंड O। ए और ई साथ में कभी भी ट्रू नहीं हो सकते लेकिन फॉल्स हो सकते हैं। ए और ई वाला कौन सा है, ऑल और नो। ए एंड डी है ऑप्शन में, जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी, ए एंड डी विल बी दी करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, अगला हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड करेक्टली रिप्रेजेंट्स द फिगर एंड मूड ऑफ द आर्ग्यूमेंट। अब ये मूड एंड फिगर के बारे में पूछा गया है। क्या पूछा है कि ये जो 3 दिए हुए हैं, 2 दिए हैं इसमें प्रीमाइस, 1 दिया है इसका कंक्लूजन, इसमें आपको बताना है मूड एंड फिगर दोनों। सिर्फ मूड नहीं पूछा है यहाँ पे, अगर सिर्फ मूड पूछा होता तो हम सिर्फ इन चीज़ों पर फोकस करते, क्योंकि मूड हमारा यही तो होता है AEIO, लेकिन यहाँ पर फिगर भी पूछा है। अब आपको कैसे पता चलेगा, वही कॉलर वाले एग्जाम्पल से हम समझेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, कंक्लूजन से हमें पता चलता है कि मेजर टर्म कौन सा है, माइनर टर्म कौन सा है और मिडिल टर्म कौन सा है। जो हमारे कंक्लूजन के शुरू में आता है, नो तो हो गया हमारा मूड। अब कंक्लूजन के जो शुरू में आ रहा है ये बार बार, ये होता है हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, हम सब्जेक्ट को हम कहते हैं माइनर टर्म, और जो हमारा ये बाद में आता है प्रेडिकेट, इसको हम कहते हैं मेजर टर्म। ठीक है, और जिस प्रीमाइस में हमारा माइनर टर्म होता है, जैसे बार बार हमारा माइनर टर्म है तो ये कहाँ पर है, यहाँ पर, जिस प्रीमाइस में ये होता है उसको हम कहते हैं माइनर प्रीमाइस। और जिस प्रीमाइस में हमारा मेजर टर्म होता है, यानी इटालियन यहाँ पर मेजर टर्म है, जिस प्रीमाइस में होगा उसको हम कह देंगे मेजर प्रीमाइस। ठीक है, इसलिए हमारा प्रीमाइस 1 हो गया मेजर प्रीमाइस, प्रीमाइस 2 हो गया माइनर प्रीमाइस। ठीक है, अब उसका कैसे पता लगाते हैं हम, मिडिल टर्म का हम कैसे पता लगाते हैं, मिडिल टर्म हमेशा कंक्लूजन में एब्सेंट होता है। कहाँ एब्सेंट होता है, कंक्लूजन में। कंक्लूजन में क्या नहीं है, म्यूजिशियन, और दोनों प्रीपोजिशन में प्रेजेंट होता है हमारा मिडिल टर्म। देखो म्यूजिशियन सेम है ना, तो ये हो गया हमारा मिडिल टर्म। मिडिल टर्म की पोजीशन से हमें पता चलता है किस चीज़ का, हमारे फिगर का। तो अब पहले तो हम देखते हैं मूड। मूड क्या होगा, नो लिखा हुआ है शुरू में, नो का मतलब ई, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ऑल, सेकंड वाले में है ऑल, तो क्या हो जाएगा ए, थर्ड वाले में क्या है, नो, इसलिए फिर क्या हो जाएगा ई। तो हमारा मूड तो हो गया EAE। अब हमें फिगर देखना है। फिगर का कैसे पता चलता है हमें, फिगर का हमें पता चलता है मिडिल टर्म की पोजीशन से। मिडिल टर्म है हमारा म्यूजिशियन। ठीक है, म्यूजिशियन की पोजीशन क्या है, ऐसे, और हमने देखा था कॉलर वाले एग्जाम्पल से हमने समझा था कि ये होता है कॉलर वाला एग्जाम्पल। इस तरह से आप बना लीजिए कॉलर की तरह। तो ये जो इस तरह से अगर पोजीशन होगी मिडिल टर्म की, तो उसको हम कहेंगे 1। ठीक है, उसको हम क्या मानेंगे, 1। और यहाँ देखो मिडिल टर्म की पोजीशन इसी तरह से है, इसलिए हमारा ये फिगर क्या हो जाएगा, 1। तो EAE 1। अगर इस तरह से होती पोजीशन, यहाँ पर होती, यहाँ पर इटालियन और यहाँ पर, तो हम उसको कह देते सेकंड, लेकिन यहाँ पर कैसे है, ऐसे है, तो इसलिए हमारा इसका फिगर क्या हो जाएगा, 1।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? EAE1, EAE1, ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीपोजिशंस बोथ कैन बी ट्रू साइमल्टेनियसली बट कैन नॉट बी फॉल्स साइमल्टेनियसली। मतलब दोनों साथ में ट्रू तो हो सकते हैं बट साथ में फॉल्स नहीं हो सकते। तो हमने इसमें क्या समझा था? सबसे शुरू में ही मैंने आपको समझाया था ए, ई, आई एंड ओ, ये दोनों साथ में ट्रू हो सकते हैं लेकिन फॉल्स नहीं हो सकते। और ये दोनों जो होते हैं ये साथ में फॉल्स तो हो सकते हैं, वो फॉल्स तो नहीं हो सकते लेकिन ट्रू हो सकते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है हमारा? कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी। ये वाला होता है हमारा सब कॉन्ट्रेरी। ये क्या होता है हमारा? कॉन्ट्रेरी, ए और ई, और आई और ओ क्या होता है हमारा? सब कॉन्ट्रेरी। क्योंकि ये दोनों साथ में फॉल्स नहीं हो सकते बट ट्रू हो सकते हैं ये दोनों, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, सब कॉन्ट्रेरी। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अगला देखते हैं, द प्रीपोजिशन सम इंडियंस आर नॉट रिलीजियंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये तो सबसे ईजी क्वेश्चन माना जाता है। यहाँ पर पूछा है ये किस टाइप का प्रीपोजिशन है? यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, यूनिवर्सल निगेटिव है, पर्टिकुलर अफर्मेटिव है या फिर पर्टिकुलर नेगेटिव है। तो यहाँ पर देखो आप, सम की बात हो रही है, सम की बात हो रही है तो इसका मतलब है यूनिवर्सल तो बात हो नहीं रही। अगर ऑल या नो की बात होती तो हमें पता चल जाता कि यूनिवर्सल बात हो रही है, बट यहाँ सम की बात हो रही है तो ये कैसा हुआ? पर्टिकुलर। ठीक है, कैसा हुआ? पर्टिकुलर। पर्टिकुलर दो जगह दिया हुआ है। अब हम देखते हैं अफर्मेटिव है या निगेटिव, क्योंकि यहाँ पर नोट आया हुआ है इसलिए हमें मालूम है ये निगेटिव स्टेटमेंट है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पर्टिकुलर, यानी कि सम और नॉट लगा हुआ है इसलिए निगेटिव। इसका सही आंसर क्या होगा? पर्टिकुलर निगेटिव। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट आंसर, पर्टिकुलर निगेटिव। अगला है, ऑल दी स्टूडेंट्स क्लियर देयर एग्जामिनेशन एंड फ्यू स्टूडेंट्स डिड नॉट क्लियर देयर एग्जामिनेशन, दिस इज एन इंस्टेंस ऑफ। ये किसका एग्जाम्पल है? यहाँ पर बात कही गई है ऑल की। ठीक है, यहाँ पर बात कही गई है ऑल की। हमारा था ये ए, ई, आई एंड ओ, ये दोनों होते हैं आपस में कॉन्ट्रेरी, ये होते हैं सब कॉन्ट्रेरी। ठीक है, हमें मालूम है, और ये होते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी आपस में। यहाँ पर एक तो केस है ऑल का, यानी कि एक ही बात हो रही है, और दूसरा है फ्यू स्टूडेंट्स डिड नॉट क्लियर देयर एग्जामिनेशन। फ्यू का मतलब होता है सम, यहाँ कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने फ्यू दे दिया, लेकिन फ्यू का मतलब होता है सम। तो यहाँ सम नॉट की बात हो रही है, यानी ओ की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका हमें मालूम है ए और ओ आपस में क्या होते हैं? कॉन्ट्राडिक्टरी, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1। सॉरी, यहाँ पर पहले ही आंसर दिया हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, कॉन्ट्राडिक्टरीज। ओके, अगला हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड्स करेक्टली रिप्रेजेंट द फिगर एंड मूड ऑफ द आर्ग्यूमेंट। इसमें आपको बताना है कि मूड एंड फिगर क्या होगा। जैसा अभी हमने पीछे समझा था ना, उसी तरीके से हम इसको समझेंगे ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। कंक्लूजन क्या है हमारा? कंक्लूजन से हमें पता चला ये है हमारा सब्जेक्ट, ये है हमारा प्रेडिकेट, और जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो होता है माइनर टर्म, और जो प्रेडिकेट होता है वो मेजर टर्म, और जो कंक्लूजन में एब्सेंट होता है और दोनों प्रीपोजिशन में प्रेजेंट होता है वो होता है हमारा मिडिल टर्म। दोनों प्रीपोजिशन में सेम क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे जो हमारा माइनर टर्म है वो कहाँ पर है? ये रहा। और जो मेजर टर्म है वो कहाँ पर है? ये रहा, बिजनेसमैन। ठीक है, तो हमारा ये तो हो गया हमारा मूड, ऑल, नो और ये नो, ये हो गया हमारा मूड। ऑल मतलब ए, नो मतलब ई, और फिर तीसरा वाला नो मतलब ई। ठीक है, ए, ई, ई, ये तो हो गया हमारा मूड। अब चारों ही ऑप्शन में ए, ई दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए। अब हम देखते हैं फिगर। फिगर से हमें पता चल जाएगा सही आंसर क्या होगा। फिगर हम कैसे पता लगाते हैं? जो ये मिडिल टर्म है सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसकी पोजीशन क्या है? इसकी पोजीशन है ऐसे। कैसे दी हुई है पोजीशन? ऐसे। अब हम एक कॉलर, अपना कॉलर वाला एग्जाम्पल देखते हैं हम किस तरह से। ऐसे कैसे है ये पोजीशन? ऐसे, यानी कौन सा सही है? ऐसा। और इसको हम क्या कहते हैं? 4। ये होता है 1, 2, 3 एंड 4। तो ये 4 है, 4 टाइप का है हमारी पोजीशन, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ए, ई, ई एंड 4। ये हो जाएगा इसका मूड एंड फिगर, ए, ई, ई, 4। ठीक है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। मैंने सारे ही मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस उठाए थे आज, ताकि आपके इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड सारे डाउट्स आज क्लियर हो जाएं और आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। जिन भी लोगों का कल एग्ज़ाम है और जिन लोगों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, अगर वो इस वीडियो को देख लेते हैं उनके आई एम श्योर बहुत सारे क्वेश्चन सही होने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप मुझसे पूछ लेना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।